कन्या जब जवान हो जाती है तो हर माँ बाप चाहते हैं कि उसके हाथ पीले हो जाएं, वो अपने घर प्रसन्नतापूर्वक आनंदपूर्वक विदा लेकर वह अपना घर परिवार संभाले। लेकिन बहुत सारे माँ बाप इस चिंता में व्यथित रहते हैं कि वो पर्याप्त प्रयास करने के बावजूद भी ना तो अपनी कन्या का विवाह कर पाते हैं, ना फिर अपने घर नववधु को विदा करके ले पाते हैं। ये समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे में मैं एक तो उपाय बताने वाला हूँ। वो उपाय उन कन्याओं के लिए है जो पर्याप्त प्रयास के बावजूद भी अपने वैवाहिक कार्य में आगे आगे सफल नहीं हो पा रही हैं। तो ऐसी कन्याओं को समय रहते कुछ उपायों की मदद लेनी चाहिए। कन्याएं सुशील होती हैं, सुंदर होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, और आज तो हर जगह ऐसा माहौल है कि कन्याएं भी युवकों की तरह हर मार्ग में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन वैवाहिक कार्य गृहस्थ जीवन का देखें तो उसमें कई तरह की परेशानियां खड़ी हो रही हैं, और सबसे बड़ी परेशानी तो यही है पर्याप्त प्रयास करने के बावजूद भी उपयुक्त जीवन साथी का साथ नहीं मिल पाता है। तो ऐसी कन्याएं समय रहते यदि कुछ उपाय कर लें, ये उपाय लाल किताब से संबंधित हैं, और इन किताब की वैज्ञानिकता यदि आप जानना चाहते हो तो मेरे दूसरे वीडियो विस्तार पूर्वक जो मैं वीडियो देता हूँ उनका अध्ययन कर सकते हैं, या फिर उनके संबंध में जानकारी के लिए मुझे मेरे मैसेज बॉक्स में लिख के अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उपाय तो ऐसे हैं जो समझ से परे हैं, लेकिन ये उपाय हैं बहुत प्रभावशाली, बहुत परीक्षित। तो ऐसी कन्या जिनके वैवाहिक कार्य में पर्याप्त विलम्ब हो रहा है तो वो एक काम करें कि 400 ग्राम के आसपास आलू लें, उन आलूओं को अच्छे से साफ कर लें, फिर आधा उबाल लें। जब वो आधा उबल जाए, ठंडा हो जाए, तो उन आलूओं पर हल्दी का स्पर्श करा लें कि अपने हाथों को थोड़ा सा हल्दी लगा के उन आलूओं के ऊपर उसको लगा दें। इन आलूओं को मंदिर में यदि कोई गाय हो या किसी ब्राह्मण के पास गाय हो, उस गाय को नियमित रूप से खिलाना शुरू कर दें, और ये उपाय लगातार 43 दिन तक जारी रखना है। 43 दिन तक जारी रखते रखते आपके विवाह की अड़चन है, कोई रुकावट है, आपका काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो आप देखेंगे कि वो कार्य अब सहजता से आगे बढ़ने लगा है। तो एक उपाय तो ये करें, और यदि ये उपाय प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन किया जाए या शुक्रवार के दिन किया जाए तो इसका फल और अच्छा मिलता है। वैसे इस उपाय को किसी भी दिन से शुरू करके 43 दिन तक लगातार जारी रख सकते हैं। तो एक उपाय तो ये करना है। दूसरा, जब हमारी माँ जो कोई लड़की विवाह के बाद अपने ससुराल आती है तो अपने साथ कुछ बर्तन लेके आती है, जिन्हें हम दहेज के बर्तन कहते हैं। वैसे अब तो दहेज तो आता है, लेकिन उसको हम इतना महत्व नहीं देते, उतनी प्रमुखता नहीं देते, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। लड़की की विदा के समय पिता घर से जो कुछ उसको मिलता है वो सौभाग्य की चीज़ें होती हैं, वो उसके जीवन में हर तरह की सुख समृद्धि भरने वाले कारक बनती हैं। लेकिन अब तो हमने विवाह को एक व्यवसाय बना लिया है, या फिर एक रीति सी बना ली है। तो ऐसे में यदि वैवाहिक कार्य घर के बच्चों के नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे कारण रहते हैं, उन कारणों पर जाऊंगा तो वीडियो का विस्तार भय रहता है, इसलिए उनका मैं चर्चा यहाँ नहीं करना चाहूँगा। लेकिन यदि बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं तो आप एक काम करें कि बच्चों की माँ अपने साथ जो दहेज के बर्तन लेके आई थी, चाहे उसमें कांसे के बर्तन रहे हों, तांबे के बर्तन रहे हों, या फिर पीतल के बर्तन रहे हों, तो उनमें से कोई एक निकाल लें। यदि कांसे का बर्तन निकाल लिया है तो बहुत अच्छा है, उसमें जल भर के रखें, पानी भर के रखें, या फिर कोई दूसरी चीज़ें भी रख सकते हैं, लेकिन जल भर के रखें, और उस जल का प्रयोग ही पूरा परिवार पीने के रूप में करे। खास करके जो परिवार का मुखिया है या फिर जिसके वैवाहिक कार्य में अड़चन आ रही है, तो वो उसी पात्र में भरे हुए जल का प्रयोग करें। एक उपाय तो ये करें। दूसरा कि ऐसी कन्याएं जिनके वैवाहिक कार्य में पर्याप्त विलम्ब हो रहा है, पहले तो प्रचलन था कि हम 3 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते कन्याओं का कर्ण छेदन करा देते थे, कान में छेद करवा के बाली धारण करा देते थे। 5-6 साल की उम्र तक उनकी नाक छेदन भी करा देते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्रिया हैं। ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी हैं, बुद्धि के लिए भी अच्छी हैं, और अनुशासन के लिए अच्छी हैं। लेकिन अब धीरे धीरे ये परंपराएं हमारे समाज से लोप होती चली जा रही हैं। पश्चिम में तो कर्ण छेदन या नाक छेदन की रीति ज़्यादा प्रमुख नहीं थी, फिर भी वहाँ कर्ण छेदन होता था, और कई
पश्चिमी देशों में नाक का छेदन भी किया जाता था, तो वहाँ भी बाल ही तिल्ली कुछ ना कुछ धारण करने के लिए कहा जाता था। पश्चिम में तो एक प्रश्न और भी शुरू हुआ कि एक जगह कर्ण छेदन की बजाय वो पूरे कान में कई कई छेद करा के कई तरह की बालियाँ, कई तरह की जो छोटे छोटे छल्ले पहनती थी। पश्चिम में तो अब एक और प्रचलन शुरू हुआ है कि होठ छेदन करा लेते हैं, मस्तक छेदन करा लेते हैं, नाभि पर छेदन करा लेते हैं, कहाँ छेदन करा लेते हैं, कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन हमारे यहाँ प्रचलन था, उसके पीछे वैज्ञानिक आधार था। वैज्ञानिक आधार था कि यदि आप कर्ण छेदन कराते हैं तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है, आप बार बार बीमार नहीं पड़ते। आपकी बुद्धि अच्छी रहती है कि जब आप कर्ण छेदन करा के सोना धारण करते हैं तो केतु और बृहस्पति का मेल हो जाता है। केतु भी आपको तीव्र बुद्धि देता है, बृहस्पति तो है बुद्धि के कारण, सुख समृद्धि के कारण, विवेक और प्राकरण विद्युता प्रदान करने के कारण। लेकिन अब हमने इस प्रचलन को छोड़ दिया और ऐसे जब नाक छेदन कराया जाता है, वैसे लाल किताब कहती है नक छेदन यहाँ करना चाहिए, लेकिन यहाँ से भी उसके विशेष लाभ मिलते हैं। इससे अनुशासनता आती है, सुशीलता आती है, परिवार के कर्तव्य को सहजतापूर्वक या परिवार के जो सदस्य जो शिक्षा देते हैं उस शिक्षा को ग्रहण करके आगे बढ़ने का हमें शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन अब इस प्रचलन को हमने छोड़ दिया। तो यदि परिवार की किसी कन्या का वैवाहिक कार्य में विलम्ब हो रहा है तो, और यदि अभी तक कर्ण छेदन नहीं कराया है या नाक छेदन नहीं कराया है तो उसका कर्ण छेदन नाक छेदन करा लेना चाहिए, ताकि वैवाहिक विलम्ब की संभावना दूर हो जाए। कर्ण छेदन का अपना फायदा है, लेकिन नाक छेदन यदि आपने कराना है तो नाक में जो चांदी होती है, चांदी का तार डालनी है और उसे कम से कम 96 दिन या फिर 100 दिन तक धारण करके रखना है और उसके बाद उसको निकाल के जल प्रभावित कर देना है। इन छोटे छोटे 2-3 उपायों से निश्चित रूप से बहुत सारी कन्याओं के वैवाहिक जो बाधा है वो दूर हो जाती है और वो अपने सुखी गृहस्थ जीवन का आनंद ले पाती हैं।